नमस्ते दोस्तों। आज हम एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है 21 GMS। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बिपिन कृष्णा जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7/10। इस फिल्म में हमें एक के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो कि आपके दिमाग को हिला देंगे और इस मूवी की यही बात उसे बहुत ज्यादा रोमांचक बनाती है। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार लेकर कहीं जा रहा था। इसी दौरान वो अपना दूसरा फोन ऑन करके किसी का नंबर मिलाता है और उस फोन के ऑन होते ही पुलिस वाले उस फोन को ट्रेस करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसके फोन को ट्रेस कर पाते वो आदमी फोन पर बात करता है और फोन को ऑफ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक ही उस कार वाले शख्स की आदमी बंद पड़ जाती है। तभी वहां पर दूसरी गाड़ी से एक और आदमी आता है और इस आदमी को बाहर निकलने के लिए कहता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हमें गौरी नाम की एक महिला को दिखाया जाता है और वो शॉकिंगली यहाँ पर अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। तभी लकीली उसका पति नंदन सही समय पर वहां पर पहुंचकर अपनी पत्नी को बचा लेता है, खुदकुशी करने से रोक लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नंदन क्राइम ब्रांच में DYSP है और असल में कुछ दिन पहले नंदन और उसकी पत्नी गौरी की बेटी की जान चली गई थी और इसीलिए अपनी बेटी के गुजर जाने के दुख में गौरी डिप्रेशन में चली गई थी और इसी के चलते वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। अब उसके बाद हम देखते हैं एक दिन नंदन का दोस्त उसे मिलने के लिए आता है। तब नंदन का ड्राइवर उसे बताता है कि देखिए सर और मैडम वेकेशन पर गए हैं। तो ये बात जानकर वो आदमी अपने घर पर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वेकेशन से वापस आने के बाद नंदन सनी नाम के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से मिलता है जिससे कि उसे एक केस फाइल लेनी थी। दरअसल दोस्तों शहर में पिछले कुछ दिनों से लोगों की हत्याएं हो रही थी और ये केस शुरू होता है अंजलि नाम की एक लड़की से जो कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बायोमेडिकल इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। अब अंजलि के परिवार की बात की जाए तो उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अंजलि का एक भाई होता है जिसका नाम था मार्टिन और उन्हें चर्च के फादर जोसेफ ने ही बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, यानी कि गार्डियन के तौर पर बस फादर जोसेफ ही थे और फिलहाल मार्टिन अमेरिका में रहकर काम करता है। अब एक रात अंजलि को कोई उसके घर पर घुसकर जान से ही मार देता है और उसी का ये केस CI श्रीनिवास के अंडर आ गया था। अब सबसे पहले श्रीनिवास पूछताछ करने के लिए अंजलि जहां हॉस्पिटल में काम करती थी वहां पर जाता है। अब श्रीनिवास अंजलि के कोवर्कर निखिल से कुछ बेसिक से सवाल जवाब पूछता है, यानी कि अंजलि कब से इस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, क्या यहाँ पर उसका कोई दुश्मन है या फिर किसी के साथ झगड़ा हुआ था। अब ये सारे सवाल करने के बाद श्रीनिवास अंजलि के एटॉप्सी डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। तो वो बताते हैं कि अंजलि का गला किसी पतली धारदार चीज से काटा गया है और अंजलि के शरीर पर जख्म के निशान है। लेकिन एक बात है कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की गई थी, बस उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। और एक बात काफी अजीब थी कि डॉक्टर को अंजलि के पेट में एक कैप्सूल मिली थी जिसके अंदर कागज मिला जिसमें लिखा था फॉर मार्टिन। अब इसका मीनिंग क्या है यह ऑफिसर को पता नहीं चल रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं अंजलि की मौत के दूसरे ही दिन उसका भाई मार्टिन अमेरिका से वापस आ जाता है और उसे लेने के लिए उसका दोस्त जिम्मी जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पुरानी कॉन्टेसा कार मार्टिन की गाड़ी का पीछा कर रही है। जब मार्टिन घर पर पहुंच जाता है तो रात में अचानक ही उसके घर में कोई आदमी घुस जाता है और वो आदमी सीधा मार्टिन को मार डालता है। इतना ही नहीं, फिर उसकी लाश को जला भी देता है। इस हादसे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को भाई बहन दोनों से ही कोई बहुत बड़ी दुश्मनी थी जिसके चलते उसने इन दोनों को मार दिया। अब यहाँ पर यह केस श्रीनिवास से हल नहीं हो रहा था, इसलिए इस केस को नंदन को सौंप दिया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हम गौरी के भाई विनय को देखते हैं जो कि दुबई में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। यहाँ गौरी अपने भाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी बेटे की मौत के बाद उसकी जिंदगी से खुशियां कहीं चली गई थी, पर किसी अपने को पास देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपने भाई विनय से बोलती है कि तुम यहीं पर हमारे साथ क्यों नहीं रहते, यहाँ भी तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। लेकिन विनय नाम जवाब देता है और कहता है कि नहीं दीदी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं 1 महीने के बाद वापस दुबई चला जाऊंगा। अब यहाँ पर नंदन एटॉप्सी डॉक्टर से मिलता है तो वो उसे बताते हैं कि मार्टिन के पैर में स्टील की रॉड डाली गई थी और उसी से उसकी पहचान हो पाई, वरना उसका पूरा शरीर तो जल चुका था और उसे जानबूझकर मारने के बाद जलाया गया था, ना कि जलाकर मारा गया था। अब उसके बाद हम देखते हैं नंदन और गौरी ने अपनी बच्ची खो दी थी, तो इस हादसे की वजह से अब उनके बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहता, उनके बीच अब ज्यादा करीबियां नहीं रह गई थी।
फिर नंदन विनय को समझाता है और विनय रुकने के लिए तैयार हो जाता है। यह खबर सुनकर गौरी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब विनय जब दुबई में था तो उसकी कोई प्रेमिका थी जो कि उसे ब्रेकअप करके चली गई थी और शायद इसीलिए वो दुबई से वापस यहाँ पर आया है। ऐसा दोस्तों नंदन का मानना था और ये बात सच भी होती है। अगले दिन नंदन सनी से पूछता है कि क्या श्रीनिवास को किसी पर शक था, तो यहाँ पर ऑफिसर सनी मार्टिन के दोस्त जिमी का नाम लेता है। वो बताता है कि जिमी मार्टिन का दोस्त होने के साथ साथ उसका बिजनेस पार्टनर भी था। हाल फिलहाल में बिजनेस को लेकर उसकी मार्टिन के साथ लड़ाई भी हुई थी, तो मार्टिन जिमी के लिए एक सरदर्द बन चुका था। अब बातचीत के लिए जिमी ने मार्टिन को इंडिया वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं आया। और जब अंजलि की मौत हुई तो मार्टिन यहाँ पर वापस आ गया। इसी कारण की वजह से अब जिमी पर भी शक किया जा सकता है। तो नंदन और सनी जिमी से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर नंदन उसे सवाल करता है कि आप मार्टिन को कब से जानते हो। वो बताता है कि मार्टिन और मैं स्कूल टाइम से एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मार्टिन पढ़ाई में अच्छा था तो वो यूएसए में चला गया और मैंने यहाँ पर रहकर बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसमें मुझे एक पार्टनर की जरूरत थी, तो मैंने मार्टिन के साथ अपनी पार्टनरशिप कर ली और वो मेरे साथ बिजनेस करने में राजी भी हो गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट था जो कि चल नहीं रहा था, तो जिमी ने उसे बेच दिया मार्टिन को बिना बताए और इस पर ही दोनों के बीच में बहुत बहस हुई थी। जिमी कहता है कि वो बच्चों की तरह बर्ताव करता था। हमारा बिजनेस संभालने के लिए उसके अंदर कोई भी सीरियसनेस नहीं थी, इसलिए मैं खुद ही सारे फैसले लेकर उसका हिस्सा दे दिया करता था। और सर, पार्टनरशिप में थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही है। जिस पर नंदन कहता है कि इसलिए तुमने उसे वहां से वापस बुलाने के लिए उसकी बहन अंजलि को मार दिया और फिर जब मार्टिन वापस आया तो तुमने उसे भी मार डाला ताकि उसका सारा हिस्सा तुम्हें मिल सके। अब ये बात सुनते ही जिमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि आप लोग क्या बड़बड़ा रहे हो और इस केस में घसीट कर मुझे कातिल साबित करना क्यों चाहते हो। मैंने अपना स्टेटमेंट श्रीनिवास सर को दे दिया है, आप जाकर वो देखो। अब उसके बाद ऑफिसर नंदन अपने सीनियर ऑफिसर एसपी रेचल को अपडेट देने के लिए वहां पर पहुंचता है। अंजलि की जहां मौत हुई थी वहां से खून से भरे हुए दो अलग पैरों के निशान मिले थे। वहां पर एक सिगरेट का बट भी मिला था जिसका फॉरेंसिक टीम डीएनए प्रोफाइलिंग करेगी तो पता चल सकता है कि वो सिगरेट बट फेंकने वाला कौन था। अब मार्टिन को मारने वाला एक ही इंसान था। उसके और मार्टिन के बीच में बहुत ही जबरदस्त हाथापाई हुई थी जिसके चलते वहां पर खून गिरा हुआ मिला। उस खून का डीएनए प्रोफाइलिंग करने के बाद पता चला कि अंजलि के क्राइम सीन में जो दो लोग मौजूद थे उसमें से ही किसी एक ने मार्टिन को मारा हो सकता है और जिमी ने लोकल गुंडों को हायर किया होगा उन्हें मारने के लिए, क्योंकि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला है कि उन्हें मारने वाला कोई एक्सपर्ट ही हो सकता है। तो वो लोग सोचते हैं कि लोकल गुंडों को पकड़कर पूछताछ करनी पड़ेगी। अब नंदन एक लोकल गुंडे मुर्गन को उठा लेता है और यहाँ पता चलता है कि वो तो जिमी के लिए पहले से ही काम करता था। अब उसे अच्छी तरीके से मारने पीटने के बाद वो बताता है कि सर, मैंने जिमी के लिए ऐसे काफी सारे काम किए हैं, लेकिन जो आप कह रहे हो वो मैंने नहीं किया। वो पुलिस को किसी टोनी नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो कि काफी दिनों से गायब है, पर खबर है कि वो जिमी के लिए काम करता था। मैंने कुछ दिन पहले जिमी को उसके घर से बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने उसके घर जाने की वजह पूछी तो उसने बताया कि टोनी के पिछले काम का कुछ पैसा बचा हुआ था, वो वही देने गया था। और यहाँ ये भी पता चलता है कि टोनी के पास पुराने कॉन्टेसा कार भी है। तो यहाँ से सारा शक उस पर ही चला जाता है कि जरूर यही कातिल है। लेकिन वो अचानक कहाँ गायब हो गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। अब नंदन और सनी फॉरेंसिक टीम के साथ टोनी के घर पर पहुंच जाते हैं और पूरे घर की तलाशी लेते हुए इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। अब यहाँ पर सभी चीजों के सैंपल लिए जाते हैं। टोनी की पत्नी से पूछने पर वो बताती है कि टोनी जिमी के लिए सामान ढोने वाली गाड़ी चलाने का काम करता था और टोनी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी टांग टूट गई थी। तब उसके इलाज के लिए जिमी ने ही खूब सारे पैसे दिए थे। तो वो बताते हैं कि उसे जिमी बहुत अच्छा इंसान लगता है। अब यहाँ फॉरेंसिक से पता चलता है कि अंजलि के क्राइम सीन पर जो सिगरेट बट मिला था उसका डीएनए सैंपल टोनी से मैच हो रहा है, यानी कि अंजलि को मारने वाले दो लोगों में से एक टोनी ही था। इसीलिए अब पुलिस टोनी के वांटेड पोस्टर हर जगह पर लगा देती है, जिसे देखकर जिमी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। अब आगे और छानबीन करने के बाद पता चलता है कि टोनी ने अंजलि की मौत वाले वक्त जिमी को कॉल किया था और साथ ही जिमी ने भी उसे कॉल किया था और इन दोनों ने ही फेक आईडी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने के लिए। अब जिस रात अंजलि का खून हुआ था उस समय जिमी रामडा नाम के एक बार में था। फिर वहां पर टोनी आया और वो दोनों एक साथ कार में बैठकर कहीं निकल गए और उनकी जो लोकेशन थी उसी सेम लोकेशन में अंजलि का घर भी आता था। अंजलि के घर के लोकेशन के पास पहुंचते ही दोनों ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। अब यहाँ पर यह बात पता करनी थी कि रामडा होटल में जो पार्टी चल रही थी अंजलि के खून के वक्त, यानी कि
11 से 12 बजे के बीच क्या जिमी वहां पर मौजूद था या नहीं। अगर वो उस बार में नहीं था तो दूसरा खूनी वही है। अब उस बार के सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, क्योंकि जो पार्टी थी उसमें शहर के बहुत ही नामी लोग शामिल हुए थे, इसलिए सभी सीसीटीवी कैमरास बंद थे। इसी कारणवश ये पता नहीं चल रहा था कि जिमी पार्टी छोड़कर गया था या नहीं। अब यहाँ नंदन के पास उस मोबाइल का IMEI नंबर था, जिस फोन से जिमी ने उस रात टोनी से बात की थी। तो अगर कोई उस फोन में सिम डालकर उस फोन को ऑन करे तो तुरंत ही पुलिस उसे ट्रेस करके टोनी को पकड़ लेगी। अब होटल में जो पार्टी हुई थी वो जॉन नाम के एक आदमी ने करवाई थी, जिसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। और दोस्तों अंजलि भी उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। अब नंदन पार्टी से जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए उस बहुत बड़े आदमी जॉन के असिस्टेंट निखिल से जाकर मिलता है, जो कि बताता है कि 11 बजे के बाद सारे वीडियोग्राफर्स वहां से चले गए थे और मेरा भी फोन स्विच ऑफ हो गया था, वरना मैं ही कुछ वीडियो बना लेता। लेकिन हमने उस पार्टी में सभी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया था, तो जिमी भी उसमें एक था। अब यहाँ पर ये सारी बातें तो पता चल जाती है, लेकिन ये बात पता नहीं चलती कि जिमी 11 बजे के बाद उस पार्टी में था या नहीं। अब नंदन सनी से कहता है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि के गले में जो घाव है वो राइट से लेफ्ट की साइड की तरफ था। इसका मतलब ये था कि अंजलि को मारने वाला लेफ्टी हैंडेड है। अब पुलिस को ये बात तो पक्की थी कि टोनी वहां पर मौजूद था, लेकिन टोनी तो लेफ्ट हैंडेड नहीं था और ना ही जिमी। अब अंजलि का जहां खून हुआ वहां पर खूब सारे पेपर्स फैले हुए मिले थे, तो ऐसा लगता है कि जैसे खूनी कुछ ढूंढ रहा था। मार्टिन को वापस लाने के लिए अंजलि का खून नहीं हुआ था, बल्कि वो किलर अंजलि को ही मारने के लिए आया था। अंजलि उसका मेन टारगेट थी। अब तभी यहाँ पर नंदन की टीम में मौजूद एक लड़की बड़े ही मुश्किल से उस पार्टी का 11 बजे के बाद का वीडियो लेकर आती है। उस वीडियो के हिसाब से अंजलि की मौत के समय जिमी वहां पर मौजूद था। उस वीडियो में एक वीडियोग्राफर दिखाई पड़ता है, तो नंदन सोचने लगता है कि फिर निखिल ने हमसे झूठ क्यों कहा कि 11 बजे के बाद वहां पर कोई भी फोटोग्राफर मौजूद नहीं था, सारे लोग वहां से चले गए थे। तो इस तरह से ये लोग निखिल पर शक करते हैं। फिर निखिल को बुलाते हैं और बहाना बनाकर उससे कुछ लिखवाते हैं। तो दोस्तों वो तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड से ही लिखता है। इस वजह से अब सारा शक निखिल पर ही आ जाता है कि कहीं ये दूसरा खूनी तो नहीं। अब जैसे निखिल वहां से जाता है वैसे ही फॉरेंसिक टीम निखिल के फिंगर और फुटप्रिंट को अंजलि के पास से मिले हुए फिंगर और फुटप्रिंट से मैच करवाती है, तो वो दोनों ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात पक्की हो जाती है कि निखिल ही उस दिन टोनी के साथ अंजलि को मारने के लिए गया था। उस रात होटल के पास टोनी जिमी को नहीं बल्कि निखिल को लेने के लिए गया था। अब निखिल के वहां से निकलते ही वो एक फोन में दूसरा सिम डालकर किसी को कॉल करता है और उससे कुछ बातें करता है। अब दोस्तों ये वही फोन था जिसका IMEI नंबर पुलिस के पास था, तो पुलिस तुरंत ही उस नंबर को ट्रेस करने लगती है। पर थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वो फोन फिर से बंद हो जाता है। और दोस्तों ये वही सीन होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यहाँ फोन ऑफ करने के बाद निखिल देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। वो भागने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो एक सुनसान रास्ते पर आ जाता है, जहाँ पर अचानक ही उसकी कार बंद पड़ जाती है। तो जो कार निखिल का पीछा कर रही थी वो तो वहां से गायब हो चुकी थी, लेकिन फिर वहां पर सामने से कॉन्टेसा कार दिखाई देती है। दोस्तों जो कार निखिल का पीछा कर रही थी वो कोई दूसरी कार थी। अब कॉन्टेसा कार में मौजूद व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरकर निखिल की कार के पास नॉक करता है और उसे बाहर बुलाता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगली सुबह पुलिस को पता चलता है कि निखिल को किसी ने मार दिया है। तो जाहिर सी बात है ये उसी कॉन्टेसा कार वाले आदमी का काम था। अब निखिल ने मरने से पहले जो एक अनजान आदमी से कॉल पर बात की थी उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को मिल जाती है, जिसमें निखिल कॉल करके किसी को बता रहा था कि पुलिस को थोड़ा शक हो गया है, लेकिन जब तक टोनी नहीं मिलता तब तक हम लोग सुरक्षित है। मैंने उसे ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिल रहा और ना ही पुलिस को। तो दूसरी तरफ वाला आदमी कहता है कि लगता है हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है, तुम सावधान रहना और आइंदा मुझे कभी कॉल मत करना। इन दोनों की बातें सुनकर नंदन को समझ में आता है कि ना हमें टोनी के बारे में पता है ना उन्हें। तो इसका मतलब यह है कि टोनी अब नहीं रहा, यानी कि वो मर चुका है। निखिल और टोनी जिन्होंने अंजलि और मार्टिन को मारा था वो अब खुद ही मारे जा चुके हैं। बस निखिल और टोनी ने ये किसके कहने पर किया था ये हमें पता नहीं है, लेकिन इन सब में और भी कोई है जो उस रास्ते पर चल रहा है जहां हम जा रहे हैं, लेकिन वो हमसे एक कदम आगे है। कोई है जो अंजलि और मार्टिन की मौत से दुखी है और उनकी मौत का बदला ले रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नंदन फादर जोसेफ से मिलने के लिए जाता है, जिन्होंने अंजलि और मार्टिन को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो यहाँ पर बताते हैं कि जिमी और मार्टिन वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हाल ही में जिमी ने मुझे बताया था कि एक एक्सीडेंट में मार्टिन का पैर टूट गया था, तो वो हॉस्पिटल में कई दिनों तक एडमिट था। नंदन एक फोटो देख रहा था
जिसमें सभी अंजलि को एक बढ़िया सा बुके दे रहे थे। तो फादर जोसेफ बताते हैं कि यह हम सब ने मिलकर उसे दिया था, जो अंजलि के पसंदीदा फूलों से बना था। अब मार्टिन के फोन को साइबर फॉरेंसिक भेज दिया गया था, तो उसके फोन से एक वीडियो मिलता है जो कि अंजलि ने उसे भेजा था अपने मरने से पहले। उस वीडियो में अंजलि रो रो कर बता रही होती है कि शहाद नाम का एक पत्रकार है जिसे जानकारी थी कि मेरे हॉस्पिटल में कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। वो इसी चीज का खुलासा करने के लिए काफी दिनों से जानकारी इकट्ठा करने में लगा था। अब उसे अंदर की जानकारी चाहिए थी, तो उसने मेरी मदद ली। तो मैंने उसे छुप छुप कर कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिए ताकि वो स्कैम का खुलासा कर सके। वो सब कुछ ऑनलाइन छापना चाहता था, पूरे के पूरे सबूत के साथ। फिर अंजलि को ख्याल आता है कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे हॉस्पिटल में सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तब वो डर गई कि वो पकड़ी जाएगी, तो इसी बारे में उसने शिहाद से बात की। शिहाद ने उसे समझाया कि कुछ नहीं होगा। वो अपने एक ऐसे दोस्त को जानता है जो उनकी मदद जरूर करेगा, जो उन्हें इस मैटर से बचा सकता है। फिर शिहाद अपने दोस्त के घर पर जाता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त तो वेकेशन पर जा चुका है, और दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि नंदन था। फिर जैसा कि हमें पता है, शिहाद की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, लेकिन अंजलि कहती है कि शिहाद मारा गया है। मेरे पास स्कैम के बारे में सारे सबूत मौजूद है, जो कि मैंने इसी घर में छुपा कर रख दिए हैं, और उनका अगला टारगेट शायद मैं हूँ। आपको और जिम्मी को कॉल किया पर कोई उठा नहीं रहा। जब भी जिम्मी से बात हो तो उसे कह देना कि मुझसे तुरंत ही कांटेक्ट करे। तो उसके बाद क्या था, नंदन अंजलि के घर की पूरी तलाशी लेने लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अंजलि के पेट से एक कैप्सूल मिली थी, और उस कैप्सूल के अंदर एक कागज था जिसमें लिखा था फॉर मार्टिन। फॉर मार्टिन का मतलब था फॉर मार्टिन, यानी कि मार्टिन के लिए। अब नंदन को अंजलि के घर में अंजलि की मार्टिन के साथ एक बड़ी सी फोटो दिखाई देती है। वो उस फोटो को फाड़कर देखता है तो उसमें हॉस्पिटल में चल रहे स्कैम के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। अब वो डॉक्यूमेंट लेकर तुरंत ही सीनियर ऑफिसर रेचल के पास जाता है। तो उसकी सीनियर कहती है कि शहाद तो हार्ट अटैक से मरा था, तो उसका इस केस से क्या संबंध है। नंदन कहता है कि शहाद क्रॉनिकल हार्ट पेशेंट था। वो पेसमेकर डिवाइस के जरिए जी रहा था, और उसे मारा गया उसके पेसमेकर डिवाइस को हैक करके। इसलिए ऐसे देखने पर हार्ट अटैक लगता है, लेकिन असल में उस पेसमेकर को हैक करके उसका खून कर दिया गया था। दरअसल दोस्तों, ये पेसमेकर एक डिवाइस होता है जो इंसान के हार्ट को रेगुलर बीट पर चलाता है। उसका ब्लड प्रेशर कम या फिर ज्यादा होने नहीं देता। उसे डिवाइस में गड़बड़ी करने की वजह से शिहाद की मौत हो गई थी, और यह सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि निखिल था। उसकी सीनियर कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिसने टोनी और निखिल दोनों को मारने के ऑर्डर दिए वो उस हॉस्पिटल का मालिक जॉन है। तो नंदन कहता है कि हाँ, जॉन दुनिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा इंसान है जो लोगों की मदद करता है, लेकिन असल में वो इसके आड़ में कुछ और ही है। स्वीडन की एक कंपनी थी 373। उस कंपनी ने एंटीवायरस ड्रग बनाया था, और उस ड्रग का ह्यूमन ट्रायल करने के लिए जॉन ने उस कंपनी से करोड़ रुपए लिए थे, और उसने वो ड्रग अपने ही हॉस्पिटल के मरीजों पर इस्तेमाल किया, और वो भी बिना उनकी इजाजत के। लेकिन वो ड्रग बहुत ही घातक साबित हुआ और 5 मरीज मारे गए। तो हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों ने मरने के वही कारण बताए जो कि आम लोगों को बताए जाते हैं। अब सनी बताता है कि मरने से पहले निखिल ने जॉन से बात कही थी। अब सीनियर कहती है कि जो मेन खूनी है जिसने टोनी और निखिल को मारा, वो अब जॉन को मारने वाला है, तो तुम्हारा मेन फोकस उस खूनी को पकड़ना होना चाहिए, ना कि जॉन को। दरअसल सीनियर ऑफिसर रेचल का कहना था कि तुम लोग जॉन पर नजर रखो, लेकिन उसे हिरासत में मत लो, वरना उसे मारने के लिए आने वाला खूनी भाग जाएगा। लेकिन नंदन का कहना था कि जॉन ने बहुत ही गलत किया है, इसलिए उसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं वो ही भाग ना जाए। तो रेचल नंदन से कहती है कि तुम जॉन को पकड़ने के लिए इतने तड़प क्यों रहे हो, पहले मुझे इसके पीछे का कारण बताओ। नंदन बताता है कि ये मेरा पर्सनल कारण है। दरअसल दोस्तों, जो 5 मरीज मरे थे उनमें से एक नंदन की बेटी थी, और अब जब उसके सामने इस स्कैम का खुलासा हुआ है तो जरा सोचिए उसे कितना गुस्सा आ गया होगा। वो ये जानकर दुखी हो जाता है कि एक ड्रग्स टेस्ट के चलते उसकी बेटी की जान चली गई। अब वो खुद को संभालते हुए खुद को कंट्रोल करता है। अब वो पहले खूनी को पकड़ेगा और फिर बाद में जॉन को। अब उसके बाद नंदन ग्रेवयार्ड जाता है अंजलि के पास, तो वहां पर उसे बुके दिखाई पड़ता है। उसके फेवरेट फूलों वाले वहां पर 2 बुके रखे थे, जिसमें से एक पर पानी की बूंदें थी और एक में नहीं थी। अब जिस रात निखिल का खून हुआ था उस रात बारिश हो रही थी, तो किसी ने उसके खून होने के बाद ये दूसरा बुके यहाँ पर रखा था। नंदन कहता है कि ये बुके किसी ऐसे इंसान ने रखा है जो उससे बेहद प्यार करता है, और अब उसी इंसान को हमें ढूंढना है। और इसके पहले वाला बुके शायद टोनी के खून के बाद रखा गया होगा। अब ये बुके जहाँ से लिया गया था उस पर उस दुकान का नाम लिखा था, तो उससे पता चलता है कि उस आदमी ने आज फिर से बुके खरीदा है, लेकिन वो हुडी पहनता है, इसलिए दुकानदार उसका चेहरा देख नहीं पाया। और दोस्तों, जॉन आज ही विदेश से इंडिया वापस आने वाला था,
मतलब कि उसका खून आज ही होने वाला है। अब निखिल के क्राइम सीन पर एक फार्मेसी बिल मिलता है जो कि निखिल का बिल्कुल भी नहीं था। अब तभी यहाँ पर पता चलता है कि जॉन आ चुका है और वो घर जा रहा है, पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही थी। अब जो फार्मेसी का बिल था, सनी वहां पर जानकारी लेने के लिए जाता है। तभी यहाँ फादर जोसेफ नंदन को बताते हैं कि कॉलेज टाइम में अंजलि का एक प्रेमी था, तो मैं आपको उसकी फोटो भेजता हूँ। अब यहाँ पर वो फोटो देखकर नंदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो फोटो नंदन की पत्नी गौरी उसके भाई विनय की थी। वो फार्मेसी बिल भी विनय का था। दरअसल दोस्तों, विनय और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते थे और अंजलि की मौत के बाद विनय डिप्रेशन में चला गया। इसलिए वो अपना डिप्रेशन ठीक करने के लिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने लगा। उनकी बताई गई दवाई ले रहा था खुद को सही करने के लिए। दरअसल वो बाहर से जितना खुश दिखाई दे रहा था, अंदर से वो उतना दुखी था। अंजलि की मौत के बाद वो अकेला हो गया, इसलिए वो अपनी बहन गौरी के पास आया था और उसने झूठ बोला कि उसका ब्रेकअप हो गया है। अब सनी बताता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट जमा किए थे वो स्कैम वाले, वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। नंदन कहता है कि ये बात सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है जॉन अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। अब सनी एक और बात बताता है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि उस रात निखिल का पीछा विनय कर रहा था, तो सीनियर ने कहा है कि इससे पहले कुछ गलत हो जाए विनय को हिरासत में लिया जाए। अब नंदन ने गौरी को सब कुछ बता दिया था और गौरी ने विनय को। तो विनय बताता है कि उस रात में निखिल से अचानक ही टकरा गया था। मैंने पहले उसे अंजलि के साथ देख रखा था, तो मैं उसे पहचान गया। फिर मैंने उसका पीछा किया और थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वो मेरी नजरों से कहीं गायब हो गया। पर उसके थोड़ी देर बाद उसकी कार मुझे एक सुनसान रोड पर मिली। जब मैं उतरकर उसकी गाड़ी के पास गया तो देखा तो वो पहले से ही मर चुका है, और तब मेरे जेब से वो फार्मेसी बिल वहां पर गिर गया होगा। अब इसी बीच हम देखते हैं कि उस जॉन की गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है, और वो भी बंदूक लेके। अब नंदन और सनी घर पर आकर सनी विनय को अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पर नंदन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उसके सीनियर के ऑर्डर थे। अब सीनियर उस आदमी को कॉल करती है जो आदमी जॉन का पीछा कर रहा था। वो कहती है कि अब तुम जा सकते हो, वो सुरक्षित है। तो दरअसल दोस्तों, उसने जॉन की सुरक्षा के लिए पुलिस ऑफिसर लगा रखा था जो कि जॉन की रक्षा कर रहा था। लेकिन अब वो वहां से चला जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विनय ही खूनी है, जो कि अब पकड़ा जा चुका है। तो यहाँ से आगे कोई भी खून नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि नंदन के पास जॉन का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ, तुमने ये पता किया कि मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे मारना चाहता है। अंजलि ने मेरे काम में दखलंदाजी करने की कोशिश की थी, तो मैंने अपने 2 आदमी उसके घर पर भेज दिए, और वो आदमी निखिल और टोनी थे। निखिल ने अंजलि को टॉर्चर करना शुरू किया ताकि वो सारे सबूत डॉक्यूमेंट उन्हें दे दे, लेकिन अंजलि उन्हें कुछ नहीं बताती, तो इसीलिए निखिल उसे मार डालता है। फिर उन्होंने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, पर उसके फोन में उन्हें वही वीडियो दिखाई दिया जो उसने अपने भाई मार्टिन को भेज रखा था। तो इसलिए वो लोग समझ गए कि उसका भाई मार्टिन कोई मुसीबत खड़ा कर सकता है, तो इसलिए टोनी ने उसे भी मार दिया। अब यहाँ पर जॉन कहता है कि मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है और हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर अब विनय के बारे में पता चला। लेकिन इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है, क्योंकि तुम्हारे वजह से तो मैं उसे ढूंढ पाया। इतनी मेहनत से तुमने काम करके सारे सबूत और डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब नंदन गुस्से में उसे कहता है कि जब इंसान की मौत होती है तो उसके शरीर से 21 ग्राम वजन कम हो जाता है, और वो उसके आत्मा का भार होता है। इसलिए अब तुम भी तैयार हो जाओ अपना 21 ग्राम वजन खोने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं अचानक ही जॉन की गाड़ी सुनसान सड़क पर बंद पड़ जाती है, और उसके सामने वही कॉन्टेसा कार आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ नंदन अपनी पत्नी को बताता है कि विनय खूनी नहीं है। अब उस कॉन्टेसा कार में से एक आदमी जॉन के पास आता है और जॉन का गला काट कर उसे मार डालता है। तो यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल दोस्तों, वो रहस्य में खूनी और कोई नहीं है बल्कि अंजन का भाई मार्टिन होता है। उस रात टोनी मार्टिन को मारने के लिए गया था, लेकिन मार्टिन ने अपना बचाव करते हुए टोनी को ही मार डाला। नंदन बताता है कि जिमी टोनी के घर पर गया था उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो उसे टोनी के एक्सीडेंट के बारे में पता चला जिसमें उसका पैर टूट गया था और उसमें रॉड डली हुई थी। फिर उसके बाद में फादर को पता चलता है कि यूएस में मार्टिन का कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसके पैर में भी स्टील की रॉड डली हुई थी। अब मार्टिन ने टोनी को मारकर उसकी बॉडी जला दी थी ताकि उसकी कोई भी पहचान न कर पाए, और उस रॉड की वजह से लोगों को लगा कि मार्टिन ही मारा जा चुका है, क्योंकि मार्टिन के बॉडी की फादर ने ही पहचान की थी। जैसा कि उन्हें पता चला था कि मार्टिन का ऑपरेशन हुआ था और वहां पर रॉड डली थी, तो इसी का आधार बनाकर उन्होंने यही बात पुलिस को बता दी और सबको लगा कि मार्टिन ही मर चुका है। और दरअसल दोस्तों, टोनी तो गायब था इसलिए क्योंकि वो तो मर चुका था। अब टोनी उसके घर पर कॉन्टेसा कार लेकर गया था, तो मार्टिन ने उसी कार का इस्तेमाल किया और फिर निखिल और जॉन को मार डाला ताकि पुलिस भी कंफ्यूजन में रहे और उसे पकड़ ना पाए। इस तरह से मार्टिन ने अपने बहन के कातिलों को मारकर उनसे बदला लिया। अब ये बात नंदन भी जान चुका था, लेकिन उसने बात पुलिस को नहीं बताई, क्योंकि भले ही पुलिस हार गई हो,
लेकिन मार्टिन की बहन अंजलि और नंदन की बेटी को इंसाफ मिल चुका था। इस तरह से अब जॉन के मरने की वजह से ये केस यहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।